डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज हम कुछ नया सीखें। क्योंकि हमें पता है कि जो आईयूपीएक नाम जो होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वन इज़ वर्ड रूट, सेकंड वन इज़ प्राइमरी सफिक्स, एंड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स वी हैव सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरह से वर्ड रूट से पहले है प्राइमरी प्रीफिक्स और उससे पहले है सेकेंडरी प्रीफिक्स। इनफैक्ट जो वर्ड रूट है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स, और रिप्रेजेंट को मैं आर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंपली मैं आर यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो वर्ड रूट है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इन पैरेंट चेन, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अगर इसमें कार्बन एटम्स एक होगा पैरेंट चेन में तो फिर वर्ड रूट के बदले हम मिथ लिखते हैं। तो इसी तरह से अगर कार्बन एटम्स दो होंगे तो इथ लिखते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से प्रोप, ब्यूट। तो इसके बाद जो वर्ड रूट के बाद जो प्राइमरी सफिक्स है ये रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ बॉन्ड। इट रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसके बदले हम एन लिखते हैं। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन, इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड तो आइन हम लिखते हैं। ये भी हमने पहले पढ़ा है। तो इसी तरह से जो सेकेंडरी सफिक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप्स। इट रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप्स। और अगर OH फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है और इसके बदले हम ऑल लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर CHO होगा तो ये एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है और इसके बदले हम ऑल लिखते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह से वर्ड रूट के बारे में भी मैंने आज फिर कहा है कि वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स यह रिप्रेजेंट करता है कि वेदर द पैरेंट चेन इज इन क्लोज्ड फॉर्म और ओपन फॉर्म। अगर क्लोज्ड फॉर्म है, अगर क्लोज्ड फॉर्म है तो इसके बदले हम साइक्लो लिखते हैं, और अगर वो ओपन फॉर्म है पैरेंट चेन तो फिर प्राइमरी प्रीफिक्स वहाँ पे नहीं लिखा जाता है। तो इसी तरह से जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं इट रिप्रेजेंट्स सबस्टिट्यूएंट्स और ब्रांच। इट रिप्रेजेंट्स सबस्टिट्यूएंट्स और ब्रांच। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे Cl होगा तो इसके बदले हम क्लोरो लिखते हैं। इसी तरह से अगर NO2 होगा तो नाइट्रो लिखते हैं। इसी तरह से Br के बदले ब्रोमो लिखते हैं। OCH3 के बदले मिथॉक्सी लिखते हैं। और इसी तरह से अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा तो इसके बदले हम मिथाइल लिखते हैं। और C2H5 के बदले इथाइल। इसी तरह से CH3, CH2, CH2 के बदले हम लिखते हैं एन प्रोपाइल। और अगर यही इस तरह से होता CH3, CH, CH3, अगर आप ये दोनों देखेंगे इसमें भी कार्बन एटम है 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3, हाइड्रोजन है इसमें
3 + 2 5, 5 + 2 7, यहाँ पर भी है 3 + 3 6 + 7, तो यहाँ पर भी 7 ही हाइड्रोजन एटम्स है। इसका नाम है एन प्रोपाइल और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। आज हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो एन प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल ये कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, मैंने कुछ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखा है। इसी तरह से आप देखेंगे आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसी तरह से आइसोपेंटाइल। तो ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, एक तो सिंपल अल्काइल ग्रुप्स है जैसे मीथाइल, इथाइल, इनका नाम तो हम इजीली दे सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, मगर आइसो प्रोपाइल या आइसो वर्ड कब हम इस्तेमाल करते हैं, या सेकेंडरी वर्ड कब हम इस्तेमाल करते हैं, टर्शरी वर्ड कब हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज सेकेंडरी प्रीफिक्सेस से ही, और सेकेंडरी प्रीफिक्सेस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, इन अल्काइल ग्रुप्स का नाम कैसे दिया जाता है। तो आप ये नोट कीजिएगा प्लीज़, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ अब। तो मैं अभी पहले रब करने जा रहा हूँ। इनफैक्ट जो ये आइसो, सेकेंडरी, नियो, जो ये प्रीफिक्सेस हैं, ये कब इस्तेमाल होते हैं, ये जानने के लिए हमें यहाँ पे पहले कुछ कॉमन नेम्स के बारे में पढ़ना होगा। कॉमन नेम्स, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले कॉमन नेम्स पढ़ने होंगे कुछ अल्केन्स के, तभी हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आइसो कब इस्तेमाल होगा, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड सो ऑन। सो पहले हम कुछ टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम अल्केन्स की बात यहाँ पे करेंगे, पहले अल्केन्स, और जो ये अल्केन्स हैं उनके कॉमन नेम्स के बारे में यहाँ पे पहले डिस्कस हम करेंगे। कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स, जो भी अल्केन्स हैं, अगर हम उनके लवर मेंबर्स की बात करें, लवर मेंबर्स आई मीन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो इन मेंबर्स में से जो ब्यूटेन है या पेंटेन है, अगर हम उनके आइसोमर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्यूटेन की, मैं ब्यूटेन यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3, CH2, CH2, CH3, इट इज़ ब्यूटेन 1 2 3 4, तो ब्यूटेन इसका नाम है। नाउ अगर आप देखेंगे ये जो ब्यूटेन है, इसी का एक और आइसोमर भी है, इसी ब्यूटेन का एक और आइसोमर भी है, दैट इज दिस CH3, 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 देखिए आप। और ये जो अगर आप ये देखेंगे इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को, पहले हम इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4, तो कार्बन है 4, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 10, H10। इसी तरह से 1 2 3 4 C4 H10। देखिए आप, मगर हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं, या यहाँ पे याद रखिएगा प्लीज़, वो कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स आप देखो, वो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। वो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी बट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, इनको आइसोमर्स कहते हैं। तो ये आइसोमर्स हैं, ये दो आइसोमर्स हैं। और जो आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स हैं, चूंकि ये आइसोमर्स हैं मगर किनके, अल्केन्स के, ये जो आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स हैं, स्पेशली लवर अल्केन्स,
लवर अल्केन्स की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे कि ब्यूटेन, पेंटेन या हेक्सेन। कॉमन सिस्टम में इनको नाम इस तरह से दिया गया कि इनका पेरेंट नाम, दोनों आइसोमर्स का पेरेंट नाम एक ही रखा गया, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। इसमें कितने कार्बन एटम हैं? 1 2 3 4, तो इसका नाम रखा गया ब्यूटेन। और इसमें भी कितने? 1 2 3 4, इसका भी नाम रखा गया ब्यूटेन। तो मैं फिर कह रहा हूँ, कॉमन सिस्टम में जो अल्केन्स के लवर मेंबर्स हैं, अगर कहीं पे हमें उनके आइसोमर्स मिल रहे हैं तो उन आइसोमर्स का पेरेंट नाम जो है वो सेम रखा गया। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये दोनों अब आइसोमर्स हैं, तो इनका पेरेंट नाम क्या रखा गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन इसका भी नाम है और ब्यूटेन इसका भी नाम है। नाउ मगर ये जो ब्यूटेन है, यहाँ पे सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूअस चेन में है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। वो ब्यूटेन जहाँ पे सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूअस चेन में है, इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल मीन्स इन अ कंटिन्यूअस चेन, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है। और जो इसका दूसरा आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग है, अगर हम इसको ऐसे ही ब्यूटेन लिखेंगे, इसको ब्यूटेन लिखेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्योंकि इस ब्यूटेन में ब्रांचिंग है, तो उस वजह से इसको नाम लिखा गया आइसोब्यूटेन। मैं फिर कह रहा हूँ, कॉमन सिस्टम में अगर हम अल्केन्स की बात करें और अगर अल्केन्स में हमें आइसोमर्स मिल रहे हैं, लवर अल्केन्स में लाइक ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन में, उनका पेरेंट नाम एक ही रखा गया, जैसे कि यहाँ पे एक ही रखा गया। अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए गए, एन और आइसो। अगर सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूअस चेन में हैं तो उसके आगे एन लिखा गया, और अगर ये ब्रांचेड फॉर्म में है तो इसको आइसो लिखा गया। इनफैक्ट आइसो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? आइसो हम तब इस्तेमाल करते हैं कॉमन सिस्टम में जब लास्ट कार्बन जो होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस साइड से देखेंगे या इस साइड से देखेंगे, अगर हम इस साइड से देखेंगे, ये है लास्ट कार्बन, लास्ट बट वन है ये कार्बन। अगर इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो तब हम आइसो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कार्बन एटम्स है और कार्बन एटम का जो एंड वाला कार्बन है, जैसे कि एंड वाला, चाहे आप इस साइड से ले लो या इस साइड से इस मॉलिक्यूल में, और उस एंड कार्बन से पहले कार्बन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप है, देन वी यूज द वर्ड आइसो। तो इस तरह से इसका नाम अब एन ब्यूटेन है और इसका नाम आइसोब्यूटेन है। तो इस तरह से ब्यूटेन के अब दो आइसोमर्स हैं, एक का नाम जो एन ब्यूटेन और दूसरे का नाम आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पे अब ये हमें याद रखना है कि एन कब इस्तेमाल किया जाता है? कि जब सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूअस चेन में होंगे। और आइसो कब इस्तेमाल किया जाता है? जब एंड कार्बन से पहले जो कार्बन होगा, एंड से पहले, या हम कहेंगे लास्ट बट वन कार्बन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप होगा तो उस वक्त उसके लिए हम आइसो इस्तेमाल करते हैं। यह प्लीज नोट कीजिएगा। नाउ इनके लिए आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो अल्केन्स हैं ये आइसोमेरिक अल्केन्स हैं, क्योंकि ये भी ब्यूटेन, इसमें भी फार्मूला थी C4H10 और C4H10, ये दोनों आइसोमर्स हैं और ये आइसोमर्स हैं एक अल्केन की। अगर आइसोमेरिक अल्केन्स हैं, ये आप याद रखिएगा कि आइसोमेरिक अल्केन्स में हम कॉमन सिस्टम में जो पेरेंट नाम होता है वो सेम देते हैं। तो यहाँ पे आप ये नोट कीजिएगा, इन कॉमन सिस्टम, ये आप याद रखिएगा, ये हम कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं। इन कॉमन सिस्टम द आइसोमेरिक alkenes
are given, the isomeric alkanes are given same parent name. मतलब यहाँ पर भी ब्यूटेन दिया गया, यहाँ पर भी ब्यूटेन, क्योंकि ये दो आइसोमर्स हैं, अल्केन के दो आइसोमर्स हैं, ठीक है। नाउ अब इन दो आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, लाइक एन, आइसो, नियो, जो मैं नियो को मैं समझाऊंगा आगे। द आइसोमर्स आर differentiated the isomers are differentiated by using prefixes like n, या कहीं पे आइसो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, या नियो एटसेट्रा, ये आप देखेंगे, ये आप नोट कीजिएगा। नाउ अब एन और आइसो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एन हम तब इस्तेमाल करते हैं उस आइसोमेरिक अल्केन के लिए जहाँ पे सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूअस चेन में होंगे, और आइसो कब इस्तेमाल करते हैं? जब लास्ट बट वन कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होगा। अगर आप देखेंगे, चाहे आप इस साइड में ये आप लास्ट मान लो या इस साइड में, अगर हम ये मानेंगे लास्ट, तो लास्ट बट वन हुआ ये कार्बन। अगर लास्ट बट वन कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक ही मिथाइल ग्रुप, तो उस वक्त हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं आइसो। तो ये आप प्लीज़ लिखिएगा पहले, मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ। देखिए आप, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ये लिखेंगे, प्रीफिक्स n is used when all carbon atoms in an alkane are in continuous chain. जैसे कि यहाँ पे इस आइसोमर में सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूस चेन में है, तो इसका नाम है ब्यूटेन। क्योंकि सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूस चेन में है, ब्रांचिंग नहीं है, तो इस वजह से हमने इसके आगे n लिखा। इज क्लियर? एक और चीज़ आप याद रखिएगा, इनफैक्ट आईयूपीएक सिस्टम में इसका नाम सिर्फ ब्यूटेन है, मगर अगर मैं n ब्यूटेन लिख रहा हूँ तो n ब्यूटेन हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन सिस्टम में। मैं फिर कह रहा हूँ, आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर में इसका नाम सिर्फ ब्यूटेन है, जो हमने पढ़ा है इससे पहले। मगर अगर आप देखेंगे n ब्यूटेन, तो इसका मतलब वहाँ पे उसने कॉमन नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल किया है, कॉमन सिस्टम इस्तेमाल किया है। नाउ तो ये हुआ n कब हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट, अब आइसो कब हम इस्तेमाल करेंगे। प्रीफिक्स आइसो is used in isomeric alkane when last but one carbon is attached to one मिथाइल ग्रुप। देखिए, लास्ट बट वन हुआ ये कार्बन, और इस कार्बन को कितने मिथाइल ग्रुप अटैच है? एक। तो जब लास्ट बट वन कार्बन को एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, देन वी यूज आइसो। ठीक है, फिर हम आइसो इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम ये कंटिन्यूस चेन मान कर चलते हैं, तो इस कंटिन्यूस चेन का जो लास्ट बट वन कार्बन है
वो हो गया ये, इस कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो जब एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच होगा लास्ट बट वन कार्बन को, देन इट इज कॉल्ड आइसो। अब चूंकि ये और ये दे आर आइसोमोरस, और आइसोमोरस जो आइसोमेरिक अल्केन्स हैं उनके लिए हम पेरेंट नेम इस्तेमाल करते हैं सेम, तो यहाँ पर भी ब्यूटेन और यहाँ पर भी ब्यूटेन। अब इस आइसोमर में सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूस चेन में है, तो N लिखा हमने। तो इस ब्यूटेन में जो सेकंड लास्ट कार्बन है या लास्ट बट वन कार्बन है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो जिस वजह से हमने आइसो वर्ड इस्तेमाल किया है। हम और एग्जांपल्स यहाँ पे देंगे जिससे आपको ये क्लियर होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ अब नियो कब इस्तेमाल करते हैं, देखिए आप, ये आप नोट कीजिएगा। अब मैं इनको रब करने जा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये। नाउ अब हम नियो को समझने की कोशिश करेंगे कि नियो कब इस्तेमाल किया जाता है। हम फिर एक अल्केन ले लेंगे और अल्केन में हम पेंटीन की बात करेंगे, ठीक है। C5H12 यह है पेंटेन। और अगर आप देखेंगे इस पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, चूंकि ये अल्केन है, लवर अल्केन है, 3 आइसोमर्स हैं। अगर आइसोमर्स हैं तो कॉमन सिस्टम में तीनों के लिए पेरेंट नेम जो होगा वो सेम लिखा जाएगा। देखिए आप, एक तो ये है CH3 CH2 CH2, एक तो ये हुआ। देखिए अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे 1 2 3 4 5, तो C है इसमें 5, H 3 + 2 5 7 9 12 H12, तो ये है। एक और आइसोमर इसका है, दैट्स लाइक दिस। देखिए इसमें C कितने होंगे, 1 2 3 4 5, C5, H 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11 12, H12। तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो ये क्या है फिर आइसोमर्स। फिर ये और ये आइसोमर्स है। एक और आइसोमर भी है इसका, दैट इज CH3 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 CH3। अब देखिए इसकी फार्मूला 1 2 3 4 5, तो इसमें आएगा C5, H 3 + 3 6 9 12 H12। देखिए तो वो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दे आर आइसोमर्स। सिंस वी आर डीलिंग विद द आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स, तो अगर आइसोमेरिक अल्केन्स जो मैंने अभी कहा कि आइसोमेरिक अल्केन्स के लिए जो पेरेंट नेम है वो सेम है, इसके लिए भी पेंटेन आएगा, इसके लिए भी पेंटेन, इसके लिए भी पेंटेन। चलो इनका नाम लिखेंगे पहले, तो इसका भी आएगा पेंटेन, इसका भी नाम आएगा पेंटेन, और इसका भी नाम आएगा पेंटेन, ठीक है। इसका भी हम नाम लिखेंगे यहाँ पे, चलो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे पेंटेन। नाउ सी, अगर आप ये देखेंगे, हम कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूस चेन में है, ब्रांचिंग कहीं पर नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे फिर एन पेंटेन, ठीक है ना। ये इसका एक और आइसोमर है, इसका भी पेंटेन नाम आएगा। अगर आप देखेंगे ये जो कंटिन्यूस चेन है, ये कंटिन्यूस चेन के अगर आप देखेंगे
लास्ट बट वन कार्बन, अगर आप इस साइड से देखोगे यह है लास्ट बट वन हो गया ये, इस पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आइसो। तो इस वजह से इसका नाम आ गया आइसो। अब देखिए ये अगर हम कंटिन्यूस चेन ये मान के चलेंगे तो लास्ट बट वन कार्बन, अगर आप इस साइड से देखो या इस साइड से, लास्ट बट वन कार्बन हो गया ये, लास्ट बट वन कार्बन पर कितनी मिथाइल ग्रुप है, 2। जब लास्ट बट वन कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप होंगे तो उसके लिए हम नियो इस्तेमाल करते हैं, उस आइसोमेरिक अल्केन के लिए हम नियो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसका नाम बन जाएगा नियो, ठीक है। फिर ये प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हमारे पास अल्केन है, अल्केन और उस अल्केन के आइसोमर्स हैं, उन आइसोमेरिक अल्केन्स के लिए कॉमन सिस्टम में पेरेंट नेम जो है वो सेम है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो पेंटेन है, पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, अगर फार्मूला हम देखें C5H12, इसके 3 आइसोमर्स हैं और तीनों आइसोमर्स के लिए कॉमन सिस्टम में पेरेंट नेम सेम है। इसको भी हम पेंटेन लिखेंगे, इसको भी पेंटेन, इसको भी पेंटेन। अब इन डिफरेंट आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूस चेन में है, मतलब ब्रांचिंग नहीं है, तो N लिखेंगे। अगर जो कंटिन्यूस चेन है इसके लास्ट बट वन कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, लास्ट बट वन कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, या अगर हम नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो 1 2 पर 2 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम फिर आइसो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे पेरेंट चेन हम ये मानकर चलेंगे तो जो 2 कार्बन है अगर इस पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम फिर नियो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो पेंटेन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यह आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम नियो के लिए ये यहाँ पे आप रूल लिखेंगे कि नियो हम कब इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स नियो, prefix neo is used when second last carbon of continuous chain contains 2 methyl groups. ये आप नोट कीजिएगा। जब कंटिन्यूस चेन का सेकंड लास्ट कार्बन, तो ये हो गया सेकंड लास्ट हो गया ये, अगर इस पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो उस वक्त हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं नियो। इज क्लियर? तो और कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगा यहाँ पे ताकि आपको ये क्लियर समझ आ जाए कि कहाँ पे आप नियो, एन और आइसो यूज़ करेंगे। मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ। देखिए अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, मैं कॉमन सिस्टम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 6, तो सभी कार्बन एटम जो है उन्होंने ये कंटिन्यूस चेन में है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हुआ हेक्सेन, तो इसको बोलेंगे N हेक्सेन। नाउ अगर मैं इस तरह से लिखूँ, आप देखिए पहले आप इसकी फार्मूला लिखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 C6 H 3 + 2 5 7 9
11 3 14। तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 C6 H3 + 3 6 8 10 13 14 H14। देखिए, तो ये जो अल्केन है, ये दोनों अल्केन जो है इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, तो ये फिर आइसोमर्स है। अगर ये आइसोमर्स है तो आइसोमेरिक अल्केन्स के लिए जो पेरेंट नेम है वो सेम है। तो इसका मतलब अगर इसका हेक्सेन है, इसका भी हेक्सेन आएगा। मगर देखिए आप, अगर आप ये देखिए आप, ये कंटिन्यूस चेन है, इस कंटिन्यूस चेन के एंड से पहले जो कार्बन है, या जनरली आप अगर आप आयुपेक नॉमेनक्लेचर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो सेकंड कार्बन होगा, सेकंड कार्बन अगर इस पर एक मिथाइल ग्रुप है, देखिए आप जिस तरह से मैंने कहा कि अगर कंटिन्यूस चेन जो है इसके सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, देन वी यूज द वर्ड आइसो। तो इसका नाम क्या बन जाएगा आप, आइसो हेक्सेन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब आइसो हम कब इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से नियो हम कब इस्तेमाल करेंगे ये भी देखिएगा, आप नोट कीजिएगा प्लीज़। देखिए, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा आप, ये देखिएगा आप, इसका एक और आइसोमर अगर आप इसकी फार्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला C1 2 3 4 5 6, C6 H3 + 3 + 3 हो गया है 9, 9 + 2 11 + 3 14 H14। आपको पता ही है कि वो कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। सिंस दे आर आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स, आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स के लिए कॉमन सिस्टम में सेम पेरेंट नेम है। तो पेरेंट नेम यहाँ पे था हेक्सेन, यहाँ पर भी हेक्सेन, तो यहाँ पर भी क्या है, हेक्सेन। अब देखिए, अब इन ये जो हेक्सेन है, अगर आप देखेंगे इसकी पेरेंट चेन ये है, इस पेरेंट चेन के सेकंड कार्बन पर कितने मिथाइल ग्रुप है, 2। यहाँ हम कहेंगे लास्ट बट 1 कार्बन पर कितने मिथाइल ग्रुप है, 2। जब लास्ट बट 1 कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है विच आर अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ द कंटिन्यूस चेन, तब हम इसको क्या नाम लिखते हैं, नियो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और पेरेंट नेम क्या आएगा, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या आएगा आप, नियो हेक्सेन। तो इस तरह से हम कॉमन सिस्टम में जो आइसोमेरिक अल्केन्स हैं उनको इस तरह से नाम देते हैं, मगर ये एप्लीकेबल है टू लवर अल्केन्स, जैसे कि ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो हायर मेंबर्स हैं उनके लिए हम ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर उसके लिए हम बेहतर तरीका रहता है कि हम उनको भी आयुपेक सिस्टम में ही नाम दें। इनफैक्ट आप देखेंगे इनको भी आयुपेक सिस्टम या आयुपेक तरीके से भी नाम दिया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, मगर कॉमन सिस्टम में किस तरह से इनको नाम दिया जाता है ये आप याद रखिएगा। और इसका क्वेश्चन आपको जनरली मिलता है, आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम कब आइसो इस्तेमाल करेंगे या नियो या एन कब हम इस्तेमाल करेंगे। जो आप देखेंगे, जो इनसे हम अब अल्काइल ग्रुप जो बनाएंगे उनसे आप उनमें से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इन वर्ड्स का आइसो, नियो या एन का इस्तेमाल करते हैं। आप ये नोट कीजिएगा। आप नाउ अब देखिए आप, अब हम ये जो अल्केन्स हैं इन अल्केन्स में से हम कैसे अल्काइल ग्रुप्स को अब नाम देते हैं, जो अल्काइल ग्रुप्स का नाम फिर हम आयुपेक नॉमेनक्लेचर में इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्केन,
यहाँ पे अल्केन लिखेंगे और यहाँ पे हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मैं बताऊंगा ये एक्चुअली मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। मगर ये जो नाम हम अल्काइल ग्रुप का लिखेंगे कॉमन सिस्टम में लिखेंगे, कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में अल्काइल ग्रुप का क्या नाम आएगा। और जो यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप के जो नाम लिखेंगे कॉमन सिस्टम में, वो नाम आईयूपैक सिस्टम ने भी एक्सेप्ट किए हैं। मतलब उन नाम है वो हम इस्तेमाल करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर में भी, वो आप देखिएगा। नाउ सी, अगर हमारे पास, हम पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल अल्केन से, दैट इज मीथेन, CH4, ठीक है ना। ये जो CH4 है, इस CH4 में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इनफैक्ट वो जो हाइड्रोजन है जो मैंने यहाँ पे लिखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक्चुअली इन कार्बन्स को, जो अल्केन में डिफरेंट कार्बन्स हैं, अगर हम यहाँ पे अल्केन की बात करेंगे, वो अल्केन जिसमें जो कार्बन है, अगर वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है या अकेला है, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, अगर आप मीथेन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है, और अगर एक ही कार्बन है तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे सभी प्राइमरी हाइड्रोजन्स ही है, तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे हाइड्रोजन, वो कौन सा होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम रिमूव करेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? कोई भी हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकालेंगे, तो हाइड्रोजन इस मीथेन में से जब हम प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे, अगर हम ये निकालेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3, ठीक है ना। और जो ये CH3 है, इसका नाम क्या है कॉमन सिस्टम में, सिंपली मीथाइल, इसका नाम है मीथाइल, ये आप याद रखिएगा, मीथाइल। और इसका इनफैक्ट आईयूपैक नाम भी मीथाइल ही है, और कॉमन नाम भी इसका मीथाइल ही है। नाउ अब देखिए, अगर मैं अब ये लिख रहा हूँ CH3, चलो इसका मैं पहले यहाँ पे नाम लिखूंगा मीथेन। अब ये देखिए आप, इथेन में लिख रहा हूँ मैं, फिर कह रहा हूँ कि वो कार्बन या वो कार्बन या जो डायरेक्टली अटैच्ड है एक कार्बन से या अकेला है, ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। देखिए आप, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है एक ही कार्बन से, तो ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच्ड है एक ही कार्बन से, तो ये भी है प्राइमरी कार्बन। तो ये अकेला ही है, तो ये भी है प्राइमरी कार्बन। इज इट क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजनस देखेंगे, तो ये कौन से हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजनस। प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजनस होते हैं उनको प्राइमरी हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर भी प्राइमरी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकालेंगे, वो कौन सा हाइड्रोजन होगा, वो अगेन प्राइमरी हाइड्रोजन ही होगा। तो हमें अगर यहाँ से प्राइमरी हाइड्रोजन अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, CH3 CH2, ये देखिए CH3 CH2। और इसका नाम क्या है, अगर हम इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, और चूंकि वो हाइड्रोजन प्राइमरी है, चाहे आप इस कार्बन से निकालिए या इस कार्बन से, तो वहाँ पे जो हमें अल्काइल ग्रुप मिलता है, दैट इज कॉल्ड इथाइल, दैट इज कॉल्ड इथाइल। इज क्लियर? अब हमें मिथाइल समझ आ गया कि मिथाइल हम किसको कहेंगे, इथाइल किसको कहेंगे। नाउ सी, अगर आप देखेंगे आप प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। तो ये मैं प्रोपेन लिख रहा हूं। नाउ
अगर आप इस प्रोपेन को देखेंगे, इस प्रोपेन में ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है? एक ही कार्बन के साथ, तो ये हुआ प्राइमरी कार्बन। अब ये देखो ये कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है? एक ही, तो ये भी है प्राइमरी। और ये कार्बन डायरेक्टली है दो कार्बन के साथ अटैच, तो इट इज सेकेंडरी कार्बन। इज इट क्लियर? नाउ अब अगर हम इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसमें से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं दो तरीकों से। या हम प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे, या सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालेंगे। तो देखिए आप, तो इसका मतलब यहाँ से हमें दो किस्म के अल्काइल ग्रुप्स मिल सकते हैं। अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे, इफ वी रिमूव प्राइमरी हाइड्रोजन, then what we get CH3 CH2 CH2, ये वाला CH3 CH2 CH2, इसमें से हमने एक H निकाला, तो इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एन प्रोपाइल। इट इज कॉल्ड एन प्रोपाइल, ये आप याद रखिएगा। तो इसका नाम क्या है फिर? एन प्रोपाइल। नाउ अगर आपने सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला, जो सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन है वो निकाला, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर मैंने सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला तो जो अल्काइल ग्रुप होगा वो इस तरह का होगा, CH3 CH CH3, यहाँ पे फ्री वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे फ्री वैलेंसी थी इस साइड पे लास्ट पे, तो यहाँ पे फ्री वैलेंसी होगी कार्बन की बीच में, इस कार्बन पर, क्योंकि हमने ये हाइड्रोजन निकाला है। तो ऐसे प्रोपाइल को, क्योंकि ये भी हमने प्रोपेन से ही निकाला है, मगर हमने यहाँ पे ये प्रोपेन से इनफैक्ट बनाया है, मगर सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालकर, तो ऐसे प्रोपाइल को हम नाम देते हैं आइसोप्रोपाइल। ये आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल को। दोनों प्रोपाइल प्रोपेन से ही हम ऑब्टेन करते हैं, मगर अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे प्रोपेन में से, देन वी गेट एन प्रोपाइल, और अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालेंगे प्रोपेन से, देन वी गेट आइसोप्रोपाइल। तो आप प्लीज ये नोट कीजिएगा। नाउ सी, ये अभी हमने प्रोपेन तक लिखा है, और कुछ लिखेंगे ताकि आपको अब ये अच्छे से समझ आए कि आइसो हम कब इस्तेमाल करेंगे और एन कब हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप, अभी हमने प्रोपेन तक ली है, अब ब्यूटेन ले लेंगे, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3। और अगर मैं इसका कॉमन नाम आपको बताऊं, कॉमन नाम क्या है इसका? दैट इज एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन अगर आपको याद होगा तो इट इज़ एन ब्यूटेन। देखिए आप, इस एन ब्यूटेन में पहले हम हाइड्रोजन देखेंगे कितने किस्म के हैं। अगर आप ये कार्बन देखेंगे, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन, सो इट इज प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है एक इस साइड से, राइट साइड से, और एक लेफ्ट साइड से, सो इट इज सेकेंडरी। सो व्हाट अबाउट दिस? इस कार्बन के राइट साइड में एक ही कार्बन है और लेफ्ट साइड में एक ही कार्बन, सो दिस कार्बन इज ऑल्सो डायरेक्टली अटैच्ड टू टू कार्बन, सो इट इज अगेन सेकेंडरी कार्बन। So what about this? It is primary carbon because it is directly attached to only one carbon. Is it clear? Now, तो यहाँ पे फिर कितने कार्बन, कितने टाइप के कार्बन हैं? दो। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन मिल सकते हैं। हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालना है। हम प्राइमरी कार्बन से भी निकाल सकते हैं और सेकेंडरी से भी। अगर हमने, देखिए, अगर हमने, चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे निकालेंगे, रिमूवल ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है ना, प्राइमरी हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये या ये, चलो ये हम मानेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? CH3 CH2 CH2 CH2। देखिए आप, इस तरह से CH3 CH2 CH2 और इसके बदले CH2, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? देखिए आप, क्योंकि हमने एन ब्यूटेन से ऑब्टेन किया है, इसका नाम है एन ब्यूटाइल। इसका नाम है एन ब्यूटाइल, याद रखिएगा आप, एन ब्यूटाइल, ठीक है। नाउ अगर हम
इसका सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालेंगे। एन ब्यूटेन से हम सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालेंगे, क्योंकि एन ब्यूटेन आपको पता है कि कॉमन नाम है इसका। तो अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये या ये, चलो ये हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH, इस तरह से, और यहाँ पे CH3। ये भी हमने ब्यूटाइल ही बनाया यहाँ पे, मगर ये ब्यूटाइल हमने किससे ऑब्टेन किया है, एन ब्यूटेन से। कैसे ऑब्टेन किया है, जब हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव किया है। जब हम एन ब्यूटेन से सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वहाँ पे जो ब्यूटाइल हमें मिलता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, याद रखिएगा आप। इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल, सो इट इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये याद रखिएगा। नाउ तो एन ब्यूटेन से हमें 2 टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स मिले, एक तो एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। नाउ अब एन ब्यूटेन का एक और आइसोमर भी है जो हमने अभी पढ़ा, दैट इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इस तरह का है, CH3 CH3, ठीक है ना, 1 2 3 4, ये है आइसोब्यूटेन। और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा ये आइसोब्यूटेन है, क्योंकि सेकंड कार्बन पर जो कंटिन्यूस चेन है, इसके सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, अभी हमने पढ़ाई। अब पहले यहाँ पे हम देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ कार्बन है यहाँ पे। ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है एक कार्बन से, तो प्राइमरी है, फिर ये प्राइमरी कार्बन है, और इसके हाइड्रोजन को हम कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। सिमिलरली दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू ओनली 1 कार्बन, इट इज अगेन प्राइमरी कार्बन, इट इज अगेन प्राइमरी कार्बन। अब ये देखिए आप, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन, सो इट इज टर्शियरी कार्बन। So in case of isobutane we do not have any secondary carbon, is it clear now? और यहाँ पर भी हम कितने हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन तो हमें एक ही निकालना है, मगर कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। या हम प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे यहाँ पे, या टर्शियरी। तो यहाँ पर भी हमें 2 अल्काइल ग्रुप्स मिल सकते हैं। फिर देखिए आप, अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे निकालेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, CH3 CH यहाँ पे इस तरह से CH3 CH3, तो ये हो गया CH2 इस तरह से। तो इसका नाम क्या है, ये आप याद रखिएगा। जो हमने आइसोब्यूटेन में से जब हमने प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव किया है, जो वहाँ पे हमें अल्काइल ग्रुप मिला है, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल, इसी का नाम है आइसोब्यूटाइल, इट इज़ कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीवे नाउ, अब एक और हाइड्रोजन कौन सा हम निकाल सकते हैं, दैट इज टर्शियरी, वो तो ये हुआ। फिर तो इसका मतलब अल्काइल ग्रुप होगा वो इस तरह से हमें मिल जाएगा, फिर CH3 CH3 ये वाला। तो ये अल्काइल ग्रुप जो हमने आइसोब्यूटेन से ऑब्टेन किया है, कौन सा हाइड्रोजन निकालकर, टर्शियरी हाइड्रोजन। इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, इट इज़ कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ये आप याद रखिएगा, इट इज़ कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि जब हमने आइसोब्यूटेन में से प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला तो क्या मिला हमें, आइसोब्यूटाइल। तो इसी तरह से जब हमने टर्शियरी हाइड्रोजन निकाला तो हमें टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इसी तरह से एन ब्यूटेन से भी जब हमने प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला तो एन ब्यूटाइल। तो इसी तरह से जब हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला एन ब्यूटेन से, देन वी गेट सेकेंडरी ब्यूटाइल। प्लीज़ आप ये नोट कीजिएगा। तो मैं अब ये रब करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये जनरली ये कभी पूछा जाता है कि आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से टर्शियरी ब्यूटाइल, आप यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि जो भी अब हमने ये अल्केन्स से ही ये अल्काइल ग्रुप्स निकाले हैं,
और जो अल्केन्स में ये डिफरेंट कार्बन्स हैं, इनको क्लासिफाई किया गया है। जो अभी मैंने कहा कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी, डिपेंडिंग कि एक कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहाँ पे आप ये नोट कीजिएगा, in case of alkanes, carbon atoms have been classified into primary carbons, secondary carbons, tertiary carbons, and quaternary carbons। ठीक है ना। तो इसमें पहले हम प्राइमरी कार्बन लिखेंगे। प्राइमरी कार्बन हम किसको कहेंगे? प्राइमरी कार्बन इज दैट कार्बन which is either alone or directly attached to only one carbon। Primary carbon is that carbon which is either alone, or directly attached to only one carbon atom। Primary carbon is that carbon which is either alone or directly attached to one carbon atom। यहाँ पे alone का मतलब है कि उसके साथ कोई और कार्बन नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन हो सकते हैं, जैसे कि मीथेन में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे कि मीथेन में, फॉर एग्जांपल अगर मीथेन हम देखेंगे तो ये मीथेन में जो कार्बन है इट इज़ नॉट अटैच्ड टू एनी अदर कार्बन, सो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। इसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं एंड दैट प्राइमरी कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन नॉट। इज क्लियर। तो इसी तरह से ये है मीथेन की एग्जांपल। तो मीथेन में प्राइमरी कार्बन है। इसी तरह से अगर आप ईथेन देखेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन है विच इज द कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, सो इट इज अगेन प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको प्राइमरी हाइड्रोजनस कहते हैं। ठीक है ना। तो मीथेन में भी प्राइमरी हाइड्रोजनस ही है और ईथेन में भी सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजनस है। नाउ यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा अब secondary carbon is that carbon which is directly attached to two carbon atoms and similarly tertiary carbon is attached to three carbon atoms and quaternary carbon is
attached to 4 carbon atoms डायरेक्टली। तो इस तरह से हमने सेकेंडरी कार्बन को डिफाइन किया, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी को। और प्राइमरी कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं उनको हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है, टर्शियरी कार्बन के हाइड्रोजन को टर्शियरी हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है। और जो क्वाटरनरी कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होंगी, क्योंकि जो क्वाटरनरी कार्बन होगा वो 4 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैलेंसी फिल्ड होगी। तो इसका मतलब है जो क्वाटरनरी कार्बन है वहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है वी डू नॉट हैव एनी क्वाटरनरी हाइड्रोजन। जैसे कि मैं फिर भी यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए आप, अगर आप ये देखेंगे कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है ओनली 1 कार्बन, सो इट इज़ प्राइमरी कार्बन। तो इसके हाइड्रोजन फिर प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो ये बताइए आप, ये भी डायरेक्टली अटैच्ड है एक ही कार्बन, तो ये भी प्राइमरी कार्बन है। व्हाट अबाउट दिस? इट इज़ अगेन प्राइमरी कार्बन। सो व्हाट अबाउट दिस? इट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन्स, एक तो लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, तो इट इज़ सेकेंडरी। सो व्हाट अबाउट दिस? इट इज़ अगेन प्राइमरी। तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे, this carbon is directly attached to this carbon, this and this, so it is tertiary carbon. What about this? This carbon is directly attached to 4 carbons, 1 2 3 4, so it is quaternary carbon. Is it clear? तो इस तरह से हम प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इनके अगर हम क्वाटरनरी कार्बन की बात करेंगे तो क्वाटरनरी कार्बन पर हमें कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। आई मीन टू से दैट वी डू नॉट हैव एनी क्वाटरनरी हाइड्रोजन, क्योंकि जब क्वाटरनरी कार्बन होगा तो इसके चारों वैलेंसी जो होंगे वो सेटिस्फाइड होंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इससे हमें ये पॉइंट हमें याद रखना होगा दैट we can have primary hydrogens, we can have secondary hydrogens, we can have tertiary hydrogens, but we cannot have quaternary hydrogen. Is it clear? तो ये आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। नाउ जो अब हमने ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स के जो नाम सीखे हैं वो हम अब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जैसे कि क्लोरो, मीथाइल, इथाइल, ये तो आपको पता ही है। इसी तरह से CH3, CH2, CH2, इस तरह से इट इज़ एन प्रोपाइल। इसी तरह से एक और था लाइक दिस, अगर आपको याद होगा इट इज़ आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। तो एक और आया, एक और अल्काइल ग्रुप था जो हमने लिखा था, दैट इज़, अगर आपको याद होगा ये इस तरह से, एंड इट इज़ टर्शियरी ब्यूटाइल। नाउ तो इसी तरह से सेकेंडरी ब्यूटाइल भी हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बनाते हैं। नाउ अब इन अल्काइल ग्रुप्स को हम एक यहाँ पे एक एग्जांपल हम इस्तेमाल करेंगे ताकि थोड़ा ये हमें समझ आए कि हम कैसे इनको लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल या टर्शियरी ब्यूटाइल। नाउ सी, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा इस तरह का,
ये मैंने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा है। अगर हम इसका नाम देना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो रूल है वो है कि वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वर्ड रूट के लिए। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन अगर हम देखेंगे 1 ये और ये कंटिन्यू है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन होगी ये चेन होगी। चाहे आप ये चेन ले लो, ये भी इतनी ही लंबी चेन होगी और नाम जो आएगा वो सेम आएगा। अब जब हमने अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है तो पहले हम इसका वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट मतलब इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्ड रूट क्या आ गया, डेक प्लस। अब इसके बाद प्राइमरी स्पेकस बताता है कि ये जो कार्बन एटम्स हैं जो पेरेंट चेन में है, सॉरी इट इज़ यहाँ पे CH होना चाहिए जी, 1 2 3 4 ठीक, ओके। तो अब प्राइमरी स्पेकस हमें बताता है कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान कैसा बॉन्ड, किस किस्म का बॉन्ड है। चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब सेकेंडरी स्पेकस हमें बताता है कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप मत है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस डालेंगे। अब वर्ड रूट भी हमने इसका लिख दिया है, प्राइमरी स्पेकस भी और सेकेंडरी स्पेकस भी। नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता है कि ये जो कार्बन एटम्स है कंटिन्यूस चेन में, पेरेंट चेन में, उन्होंने रिंग मत बनाया है। अगर रिंग बनाया होता तो साइक्लो लिखना पड़ता, अगर रिंग नहीं बनाया है तो फिर प्राइमरी प्रीफिक्स हमें नहीं लिखना पड़ता है, मतलब हम यहाँ पे क्रॉस डालते हैं। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है सब चोंड और ब्रांच। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ब्रांच है आप, और जब भी ब्रांच होगा तो पहला रूल तो ये है कि जब भी ब्रांच होगा पेरेंट चेन में तो इसको नंबरिंग करनी पड़ती है। इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ती है कि लोवेस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल वहाँ पे अप्लाई हो, जिसको मैंने इस तरह से आपको समझाया है कि सिंपली आप डिफरेंट एंड से नंबरिंग करेंगे, जिस एंड से ब्रांच पहले निकलता है उसी एंड से नंबरिंग करनी है। देखिए आप 1 2 पर यहाँ पे ब्रांच निकलता है, अगर आप इस साइड से देखेंगे 1 2 3 4 पर, तो इसका मतलब यहाँ से ही नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है। नाउ अब जो ब्रांच है इनके नाम लिखने हैं। इसका नाम है मिथाइल। चलो पहले हम मिथाइल लिखेंगे यहाँ पे, मिथाइल। और मिथाइल से पहले लिखना है कि ये किस कार्बन पर है, किस कार्बन पर है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब ये क्या है, अगर आप देखेंगे ये CH3 ये अगर आप देखेंगे ये है ये वाला अल्काइल ग्रुप। सो व्हाट इज दिस, इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। सो इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। और इस टर्शियरी ब्यूटाइल से पहले हमें ये लिखना है कि ये किस कार्बन पर है। तो किस कार्बन पर है, 7 कार्बन पर, तो ये यहाँ पे लिखना है। नाउ अगर आपको याद होगा हमने पहले ये रूल पढ़ा है कि जब भी अब सब स्टूडेंट्स लिखने होते हैं आयुपेक नाम में, तो पहले हम उस सब स्टूडेंट या ब्रांच को लिखते हैं जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे M है तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल T है, टर्शियरी। यहाँ पे एक रूल है ये जो मैं अभी लिखाऊंगा, जो टर्शियरी है, टर्शियरी का T यहाँ पे हम, या टर्शियरी को हम यहाँ पे कंपेयर नहीं करते हैं व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यू हैव टू डिसाइड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद दिस B। तो उस हिसाब से पहले B आएगा या M, तो ऑटोमेटिकली B आएगा, क्योंकि टर्शियरी यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इस हिसाब से पहले हमें क्या लिखना है, ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल हमें ये लिखना है कि किस जगह पे है, तो हम लिखेंगे 7 डैश। जब भी हम नंबर के बाद कोई वर्ड लिखते हैं तो पहले डैश लिखेंगे, 7 टर्शियरी ब्यूटाइल
डेकेन, तो ये इसका नाम आएगा। इज इट क्लियर? सॉरी, इट इज़ 7 टर्शरी ब्यूटाइल, और अब ये है ना पहले 2 मीथाइल, तो पहले इसका 2 मीथाइल भी लिखना है। इसको फिर लिखेंगे। अब हमें क्या लिखना है पहले? नाउ ये पहले आएगा क्योंकि बी अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है कंपेयर टू एम, सो इट वुड बी 7 TRT, इसको स्मॉल लिखना है, हाइफन बी को अब यहाँ से कैपिटल लिखेंगे, ब्यूटाइल 7 टर्शरी ब्यूटाइल 2 मीथाइल, फिर हाइफन 2M, यहाँ पे स्मॉल अब लिखना है, मीथाइल डिकेन, ये इसका नाम आएगा। ठीक है, तो आप इसको आप लिखिएगा प्लीज़। मैं फिर इसका रूल लिखाऊंगा एक और पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। मैं फिर इसको रब करने जा रहा हूँ। अगर अब इस तरह से देखिए आप अगर मुझे इसका नाम देना होता तो सिंपली मुझे क्या करना है, पहला रूल है कि आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है एज ए पेरेंट चेन। तो ये चेन है, अगर आप देखेंगे भी तो जब ये मैंने सिलेक्ट की है एज ए पेरेंट चेन, तो ये इस चेन से अलग हो गए, तो ये एक्ट करेंगे एज ब्रांच। नाउ अब नंबरिंग करनी है, जो हमें पहले ही पता है कि इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जिस एंड से पहले ब्रांच निकलेगा उसी एंड से नंबरिंग करनी है। अगर यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 पर आएगा, 1 2 3, तो इसी साइड से नंबरिंग करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नाम क्या आएगा? आप वर्ड रूट आएगा नन, वर्ड रूट प्राइमरी स्पेक्स, इनके दरमियान क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो एन। अब सेकेंडरी स्पेक्स है, फंक्शनल ग्रुप मत है कोई, तो नहीं है, तो क्रॉस। नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये कार्बन जो है उन्होंने रिंग मत बनाया है, तो यहाँ पर भी क्रॉस। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स दैट रिप्रेजेंट्स ब्रांच और सबस्टिट्यूएंट। अगर आप देखेंगे इस ब्रांच का नाम, इट इज़ इनफैक्ट दिस आइसोप्रोपाइल, इट इज़ आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल, और ये है मीथाइल। तो अब पहले आइसोप्रोपाइल लिखेंगे या मीथाइल, इसमें भी रूल है। जो 2 प्रीफिक्सेस हमने इस्तेमाल किए हैं, एक तो प्रीफिक्स इस्तेमाल किया है हमने आइसो, जो हमने पहले ही सीखे हैं, और नियो, याद रखिएगा ये एक रूल है। आइसो और नियो ये कंसिडर किए जाते हैं व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पर इसके बरकस अगर सेकेंडरी और टर्शरी प्रीफिक्स इस्तेमाल किया होगा सबस्टिट्यूएंट के नाम के साथ, तो सेकेंडरी और टर्शरी वो इस्तेमाल नहीं होता है व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इनको यूज़ किया जाता है व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे आई को कंपेयर करना है विथ एम। तो अगर आप, क्योंकि ये मीथाइल है और आई, तो अगर आप आई और एम के दरमियान कंपेरिजन करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली आई पहले आता है, तो इसका मतलब हमें पहले आइसोप्रोपाइल लिखना है। तो आइसोप्रोपाइल किस पर है? 6 पर, तो 6 आइसोप्रोपाइल एंड 3 मीथाइल। तो इसका अब सही तरीके से नाम लिखेंगे आप, तो इसका नाम क्या आएगा? 6 आइसोप्रोपाइल
डैश 3 methyl nonane। तो अब मैं इसका रूल लिखूंगा, ये आप प्लीज नोट कीजिएगा। नाउ रूल आप प्लीज लिखिएगा। इसका जो रूल क्या है, दैट इज कि जो आइसो और नियो है, आइसो और नियो प्रीफिक्स, दे आर कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हाइल एज सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और इनफैक्ट अगर आपको याद होगा जो डाई ट्राई एटसेट्रा वो भी इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आप यहाँ पे नोट कीजिएगा प्लीज। इट शुड बी नोटेड, इट शुड बी नोटेड prefixes like iso, neo, like iso and neo are used to decide alphabetical order, decide alphabetical order of substituents, whereas prefixes like die, ये हमने पहले भी लिखा है ये रूल, डाई ट्राई, इसी तरह से सेकेंडरी, टर्शरी एटसेट्रा। और whereas prefixes like die, try, secondary, tertiary etc. are not used to decide alphabetical order of substituents in the IUPAC नेम। ये आप नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ये आप लिखिएगा। एक और रूल लिखेंगे हम यहाँ पे। इनफैक्ट हमें पहले ही पता होना चाहिए, एनीवे आपको समझ आएगा ये। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से है, नाउ सी, अगर इस तरह की चेन होगी हमें, तो यहाँ पे अगर हमें इसका नाम देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अगर हम ये देखेंगे, ये कंटिन्यूस, इस कंटिन्यूस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये भी है, 1 2 3 4 5 6 ये भी है। तो अगर आप ये और ये एक जैसी होगी, इसमें कोई इसमें नाम तो एक जैसा ही आएगा। अब एक और तरीका है जो कंटिन्यूस चेन है, वो है 1 2 3 4 ही। पर हमें कौन सी चेन सिलेक्ट करनी होगी पेरेंट चेन के लिए, विच इज़ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। नाउ अब हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन के लिए ये एक चॉइस है। देखिए आप, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। एक और तरीका है कि अगर हम
इसको कंसिडर करेंगे, अगर हम इसको कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैं देखिए, अगर हम ये 1 लिखेंगे, ये हम 2 लिखेंगे, तो अगर हम ये चेन कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो इस चेन में हमें ब्रांचेस मिलेंगे, एक तो ये है, दूसरा है ये 2 ब्रांचेस, और ये 3। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे एक तो ये ब्रांच और एक तो ये ब्रांच होगा पूरा, तो इसका मतलब इसमें 2 ही ब्रांचेस मिलेंगे। मैं फिर लिखना चाहूँगा ये अलग से, थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक रूल है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया, देखिए आप। चलो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। अगर हम ये एज कंटिन्यूस चेन ले लेंगे, तो अगर हम ये कंटिन्यूस चेन ले लेंगे तो ये एक ब्रांच बनता है, फिर हो गया एक, ये एक ब्रांच, 2, ये एक ब्रांच। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, 6 इसमें भी आएंगे, मगर इस 6 इसमें भी आएंगे, 1 2 3 4 5 6। मगर अगर हम इसमें ये वाली चेन एज पेरेंट चेन ले लेंगे, तो इस चेन को पेरेंट चेन मानकर, तो एक तो ये आ जाएगा ब्रांच, और एक तो ये पूरा आ जाएगा ब्रांच, ये एक ही ब्रांच होगा। फिर उस वक्त इसको हम एक ही ब्रांच मानते हैं, इस चेन से जो ये ब्रांच होगा वो एक ही होगा। जैसे कि जो मैं यहाँ पे फिर ये लिखूँगा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। फिर ये होगा CH3 CH3। तो अगर हम ये पेरेंट चेन मानकर चलेंगे तो कितने ब्रांच निकलेंगे, 1 2 3। तो अगर हम ये पेरेंट चेन मानकर चलेंगे, देखिए आप, तो एक तो ब्रांच यहाँ पे निकलेगा और एक तो ब्रांच, ये एक ही ब्रांच माना जाएगा जो पेरेंट चेन से निकला है। तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे कितने, 3 ब्रांच। तो यहाँ पे रूल है कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के, और दोनों तरीक़ों में लॉन्गेस्ट जो कंटिन्यूस चेन है उसकी लेंथ सेम है, तो वहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है कि जिस लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उसी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जाता है एज पेरेंट चेन। तो इस हिसाब से इन 2 में से किसको सिलेक्ट किया जाएगा, इस चेन को। फिर तो अगर इसको सिलेक्ट किया जाएगा, अब इसमें ब्रांच है तो हमें पहले ही पता है कि इसको फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब किस साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी, जिस साइड से ब्रांच पहले निकलेगा। अगर इस साइड से देखेंगे 1 2 3 पर, यहाँ पे 1 2, तो इसका मतलब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 3 4 5 6। देखिए आप, इसका वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स। प्राइमरी स्पेक्स बताता है कि इनके दरमियान क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो एन फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। अब साइक्लाइजेशन भी नहीं है, दैट इज़ प्राइमरी प्रीफिक्स। अब सबस्टिट्यूएंट है, देखिए सबस्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर है। एक तो 2 पर है मिथाइल ग्रुप और 4 पर है मिथाइल ग्रुप, दैट मीन्स 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल। नाउ अब 3 पर है इथाइल, तो 3 इथाइल। अब इथाइल लिखेंगे पहले या डाइमिथाइल। आपको पता है कि हम डाई कंसिडर नहीं करते हैं वाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हमें ई को कंपेयर करना है विथ एम। तो इस हिसाब से पहले 3 आएगा, 3 इथाइल। तो इसका नाम क्या आएगा, आप 3 डैश इथाइल, ई कैपिटल आएगा, 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सो ये इसका नाम आएगा। अब यहाँ पे हम रूल लिखेंगे, ये आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ये रूल भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रूल है। इफ the length of continuous chain is same
if the length of continuous chain is same from different sides, then that continuous chain then that continuous chain is considered as parent chain, which has large number of, which has maximum number of branches as shown in the example. क्योंकि आपने एग्जाम्पल पहले लिखी है, तो जैसे कि मैंने उसमें दिखाया है कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के, और लॉन्गेस्ट चेन में दोनों तरीक़ों से हमें जो नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स आते हैं वो सेम आते हैं, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट चेन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ब्रांचेस। तो ये आप रूल याद यहाँ पे याद कीजिएगा और लिखिए प्लीज़। नाउ एक और पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नाउ लास्ट पर आप ये देखिएगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH3, अगर आपको याद होगा तो इसका नाम क्या है, प्रोपेन, सिंपली इट इज़ प्रोपेन। तो इस प्रोपेन में अगर हम देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है एक ही कार्बन के साथ, तो ये प्राइमरी कार्बन है, और ये भी प्राइमरी कार्बन, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली अटैच टू ओनली वन कार्बन। सो दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन, सो इट इज़ सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को हम सेकेंडरी हाइड्रोजन का नाम देते हैं। एनीवे, तो अगर हम इसमें से प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा दैट इज़ CH3 CH2 CH2। तो इसका नाम क्या आएगा, हमने पहले ही पढ़ा है, इट इज़ N प्रोपाइल। इज इट क्लियर? देखिए नाउ एक और हाइड्रोजन हम इससे निकाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन, दैट वुड बी दिस हाइड्रोजन। अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बन जाता इस तरह से CH3 CH3 इस तरह से। तो इसका नाम हमने लिखा है, इसका नाम क्या है जो जनरली यूज़ होता है, दैट इज़ आइसोप्रोपाइल। इट इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, ये आप याद रखिएगा। और इनफैक्ट आइसोप्रोपाइल ही इसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, मगर इसका एक और नाम भी है, अगर आप देखेंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि इस प्रोपेन में से हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया है, तो जिसकी वजह से इसका एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोपाइल। तो ये आप याद रखिएगा, इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोपाइल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखिएगा। तो जो प्रोपेन है, प्रोपेन से हम N प्रोपाइल भी ऑब्टेन करते हैं बाय रिमूविंग प्राइमरी हाइड्रोजन, और आइसोप्रोपाइल को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय रिमूविंग द सेकेंडरी हाइड्रोजन। और सेकेंडरी हाइड्रोजन के रिमूव करने से जो हमें आइसोप्रोपाइल मिलता है, इसका एक और नाम भी है, इट इज़ सेकेंडरी प्रोपाइल। इनफैक्ट जनरली हम ये नाम इस्तेमाल करते हैं, मगर ज़्यादा बेटर जो इसका नाम है दैट इज़ सेकेंडरी प्रोपाइल। So this was all for today's lecture. Thank you, dear students.